बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में इंशाल्लाह हम लोग यूनिट नंबर 3 का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द सेक्शन बी फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका टाइटल है फ्रिक्शन। उसका टाइटल है फ्रिक्शन। उसका टाइटल है फ्रिक्शन, राइट। देखिए, फ्रिक्शन होता क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या क्या है, क्लासिक कॉन्सेप्ट कौन सा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कौन सा है, और नॉर्मली हम लोग यूज किया कर रहे होते हैं। देखिए, फ्रिक्शन है क्या, इसके लिए आप चार बातें याद रखिए। नंबर 1, फ्रिक्शन इज अ फोर्स। इट इज अ फोर्स। फ्रिक्शन एक फोर्स है, पहला पॉइंट। नंबर 2, कहां प्रोड्यूस होता है, ऑन टू द सरफेस। कहां प्रोड्यूस होता है, सरफेस पे प्रोड्यूस होता है, ऑन टू द सरफेस। ऑन टू द सरफेस इसकी प्रोडक्शन होती है। अरे क्यों प्रोड्यूस होता है, टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। डायरेक्शन क्या होती है, इस पे जरा कंट्रोवर्सी है। फोर्स है, वेक्टर है, तो डायरेक्शन तो होगी। ये डायरेक्शन मोशंस के ऑपोजिट है, मोशंस के ऑपोजिट है, तो आप कहोगे ऑपोजिट इन मोशन। मोशंस के ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन। तो अगर ये चार बातें याद रखते हो तो इनको मर्ज कर दो तो फ्रिक्शन बन जाएगा। मतलब फ्रिक्शन इज अ फोर्स। फ्रिक्शन इज अ फोर्स which produce onto the surface to decrease the velocity of the body in the opposite direction of motion. Friction is a force which produce onto the surface to decrease the velocity of the body in the opposite directions of motion. ये है फ्रिक्शन, ये है फ्रिक्शन। ये तो फ्रिक्शन का एक कॉन्सेप्ट हमने देखा, सही है। अच्छा, अब जरा क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखो। इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जब टू सरफेसेस इन कांटेक्ट में आए, जब टू सरफेसेस इन कांटेक्ट में आए या इन कांटेक्ट में आए हुए बॉडी को ब्रेक करना हो, तो एक फोर्स की जरूरत पड़ती है और उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट है। फिर सुनिए, जब कोई टू सरफेस इन कांटेक्ट आए, जैसे ये है, इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखा, इन कांटेक्ट आया, तो इन कांटेक्ट होने के लिए एक फोर्स की जरूरत है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन। या इन कांटेक्ट है, इन कांटेक्ट से रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन। ये है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। फिर एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि जब टू सरफेसेस इन कांटेक्ट आए, जब टू सरफेसेस इन कांटेक्ट आए तो सरफेस पर एक फोर्स जनरेट होती है, उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। फिर समझिएगा, देखिए, मेरे ख्याल से आप कोई भी कॉन्सेप्ट याद रखें, कोई भी कॉन्सेप्ट लिखें, सब ठीक है और सही है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। फिर सुनिए,
क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब टू सरफेसेस इन कांटेक्ट है या इन कांटेक्ट से ब्रेक होना है तो एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, वो फोर्स फ्रिक्शन कहलाती है। दूसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जब टू सरफेसेस इन कांटेक्ट है तो वहां एक फोर्स जनरेट होती है। टू सरफेसेस के कांटेक्ट होने की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन, उसको कहते हैं फ्रिक्शन। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे दिया कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स which produced onto the surface to decrease the velocity of the body in the opposite directions of motion। ये दोनों कॉन्सेप्ट को कवर करता है, क्लासिकल भी और मॉडर्न भी, राइट। तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। चल अब जरा सिंबल की बात करते हैं। स्टूडेंट, जब आप सिंबल की बात करते हो तो बाल बच्चे बोलते हैं कि सर फ्रिक्शन को ना स्मॉल एफ से लिखते हैं। फिर जब मैं पूछता हूँ कि यार छोटी क्लासेस में आपने फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा, तो फिर बताते हैं सर F इज इक्वल टू म्यू आर म्यू डब्ल्यू। तो मैं पूछता हूँ कि यार वो F आपने स्मॉल लिखा था कैपिटल लिखा था, तो पता चलता है वो तो कैपिटल लिखा था। याद रखिएगा फ्रिक्शन फोर्स है, स्मॉल एफ भी लिख सकते हो, कैपिटल एफ भी लिख सकते हो, इश्यू कोई नहीं है। आप स्मॉल एफ लिख लो, कैपिटल एफ लिख लो, चलेगा। फोर्स है तो यूनिट क्या इस्तेमाल करोगे? न्यूटन। फोर्स यानी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बॉडी के वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉडी के वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा वेट इतना ज्यादा फ्रिक्शन। अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो जितना ज्यादा वेट इतना ज्यादा फ्रिक्शन, अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो। और याद रखिएगा कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन ये भी इक्वल होता है, लेकिन ये भी इक्वल तब होगा जब सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो। ये बात हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए हो रही है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वेट और रिएक्शन आपस में बराबर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इस साइन को हटाओगे, म्यू आर, म्यू को बोलोगे वेयर म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इसी म्यू को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शंस भी कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शंस भी कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शंस भी कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन कैसे करोगे? देखिएगा, आर इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या होगा? डिवाइड। तो आपने लिखा एफ ओवर आर इज इक्वल टू म्यू। The ratio between force of friction, the ratio between force of friction and normal reaction is called coefficient of friction। अगर coefficient of friction बोलते हैं तो आप म्यू लिखिए, और अगर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं तो आप इसको एल्फा लिख लीजिए, आप इसको एल्फा लिख लीजिए। वैसे थीटा भी लिख सकते हैं, इश्यू कोई नहीं है, हमने अल्फा लिखा। यहां तक क्लियर? अच्छा, ये तो हमने देखा कि फ्रिक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है। अब इसकी फ्रिक्शन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। अब जरा उसकी कुछ टाइप्स पे बात करें। देखिएगा, अगर बॉडी रेस्ट में है, बॉडी किसमें है? रेस्ट में, रेस्ट में, तो इस वक्त जो फ्रिक्शन होता है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन।
रेस्ट में है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर बॉडी मोशन में है, मोशन में है, तो उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है, इंक्लाइंड है, बॉडी स्लाइड कर रहा है, तो अगर स्लाइडिंग फॉर्म में है, इन स्लाइड, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगा उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर बॉडी रोल कर रहा है, रोल रोल, अगर बॉडी इन रोलिंग कंडीशन है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगा उसको कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। ये मैंने कुछ टाइप की बात की है आपके सामने। When a body is at rest, then friction is called static friction. When a body is in motion, then friction is called kinetic friction. When a body is sliding form on inclined motion, then friction is called sliding friction. And when a body is rolling, then friction is called rolling friction. सबको F से लिखेंगे, सबके लिए फॉर्मूला यही है। अच्छा, अब सुनिए जरा, एक बात याद रखिएगा, पेपर में इनसे रिलेटेड एक एमसीक्यू आ सकता है कि विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज लेस। तो ये जो मैंने लिखा है ना चार्ट टाइप, ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। किसमें लिखा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब ये सबसे ज्यादा होता है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। अगर ये ऑर्डर याद रखते हो, अगर ये ऑर्डर याद रखते हो, तो आप एमसीक्यूज का आंसर दे सकते हो कि विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज लेस। इफ आई विल आस्क rolling friction is dash as sliding friction, you will say less. Kinetic friction is dash as sliding friction, you will say greater. बस ये ऑर्डर याद रखिए तो आसानी से आप आंसर दे दोगे। ठीक? अच्छा, अब देखिएगा, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे फ्रिक्शंस की एक नई कंडीशन को जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन। प्लेन मीन्स सरफेस, इंक्लाइन मीन्स टू मेक सम एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, टू मेक सम एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। देन व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन? इंक्लाइन प्लेन्स मीन्स such type of surface which are making some angle from x-axis. If you have a surface which is making some angle from x-axis except 0 degree and 90 degree, then this type of surface is called inclined plane. अगर x-axis है तो एंगल 0, y-axis है तो एंगल 90, 0 और 90 के अलावा कोई भी एंगल बनाए सरफेस, तो सरफेस को क्या कहोगे? इंक्लाइंड प्लेन। सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये इंक्लाइंड प्लेन है। इस एंगल को इंक्लिनेशन कहेंगे या एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन बोलेंगे। इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, पोज पोजीशंस के लिए इस्तेमाल किया है, यानी ये थीटा बॉडी की पोजीशंस को एक्सप्लेन करता है, बॉडी की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इंक्लाइंड प्लेन जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, उस एंगल को आप एंगल ऑफ रिपोज भी कहोगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। ओके, फर्ज कीजिए यहां पर एक बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी की मोशन डाउनवर्ड है, अज्यूम, तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट होगा।
फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट। फ्रिक्शन हमेशा मोशंस के ऑपोजिट है, मोशंस के ऑपोजिट है, राइट। अच्छा, फिर एक वर्ड होता है रिएक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन सर ऊपर की तरफ। अरे भाई, रिएक्शन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ तब होगी जब सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा। रिएक्शन ऑलवेज बी परपेंडिकुलर ऑन टू द सरफेस। रिएक्शन हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर है, रिएक्शन हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर है, रिएक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। ये फाइन। तो सरफेस ऐसे है तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन की डायरेक्शन है, दिस इज रिएक्शन। सही है। बॉडी है तो बॉडी का वेट भी होगा, और वेट की डायरेक्शन किधर होती है? डाउनवर्ड। वेट की डायरेक्शन किधर होती है? डाउनवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट। ये वेट की डायरेक्शन है, डाउनवर्ड। सही है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इसको जरा कंपोनेंट्स में ब्रेक कीजिए। किसमें ब्रेक कीजिए? कंपोनेंट्स में। कैसे ब्रेक करोगे? देखो, पहले ये बता दूं कि आपने प्रीवियस चैप्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। जैसे ये पढ़ा आपने, दिस इज एफ, ये ब्रेक किया, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई, दिस इज थीटा। वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो वेक्टर के टेल से अटैच्ड होता है। वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो वेक्टर के टेल से अटैच्ड होता है, और वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट होता है वो वेक्टर के हेड से अटैच्ड होता है। ये देखिए, एक्स कंपोनेंट टेल से, वाई कंपोनेंट हेड से, और दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री। दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का, राइट। क्लियर। इस पॉइंट्स को जेब पे रखते हुए इस वेट को जरा कंपोनेंट्स में ब्रेक कीजिए, कंपोनेंट्स में ब्रेक कीजिए। सही है। ओके, देखिएगा, एक कंपोनेंट ये टेल से निकल रहा है, एक कंपोनेंट हेड से निकलेगा, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पर एंगल कितना बनना चाहिए? 90, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 होता है। जिसका ताल्लुक टेल से है, वेक्टर के टेल से, उसको एक्स कंपोनेंट बोलोगे, और जिसका ताल्लुक हेड से है उसको वाई कंपोनेंट बोलोगे, राइट। क्लियर? अच्छा, अब सुनिए, याद रखिएगा कि when two vectors are parallel, when two vectors are parallel, then both will be same. अगर फर्ज कीजिए कि दो स्टूडेंट हैं जिनकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन पैरेलल चल रही है, तो मैं बोलूंगा ना बराबर बराबर चल रही है, तो पैरेलल का मतलब ही इक्वल है। पैरेलल का मतलब ही इक्वल है। मतलब इधर देखिएगा, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये डब्ल्यू वाई, तो ये भी क्या होगा? ये भी डब्ल्यू वाई, ये भी डब्ल्यू वाई। सही है। अच्छा, अब फर्ज कीजिए, अज्यूम कीजिए कि बॉडी जो है वो रेस्ट में, बॉडी किसमें है? रेस्ट में। इफ बॉडी इज एट रेस्ट, if body is at rest, बॉडी रेस्ट में है। सपोज मैं यहां खड़ा हूं, रेस्ट में हूं, तो क्या होगा? अगर बॉडी रेस्ट में होता है तो राइट वाली फोर्स लेफ्ट के इक्वल, राइट वाली फोर्स लेफ्ट के बराबर, अपवर्ड वाली फोर्स डाउनवर्ड के बराबर। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा कि इफ बॉडी इज एट रेस्ट
तो राइट वाली फोर्स लेफ्ट के बराबर, डाउनवर्ड वाली फोर्स अपवर्ड के बराबर। तो आप कहोगे कि F बराबर हो गया किसके, WY के। F बराबर हुआ किसके, WY, राइट लेफ्ट के बराबर। आपने कहा F बराबर हो गया WY, और WY बराबर होता है W साइन थीटा। WY इज इक्वल टू W साइन थीटा, और W को लिखोगे mg, दिस इज साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 1, सही। इसी तरह ये फोर्सेस R और WX, यहां पर एक्शन WX है, ये रिएक्शन, ये दोनों इक्वल। R बराबर है WX के, N R इज इक्वल टू WX, तो WX हो गया W cos थीटा। W को लिखा mg cos थीटा। दिस इज नंबर 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो F ओवर R इज इक्वल टू mg साइन थीटा ओवर mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल, F ओवर R इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इज इक्वल टू tan थीटा। Suppose here theta is very small. Theta is very small. फर्स्ट कीजिए थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है। जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो tan थीटा तकरीबन बराबर हो जाता है किसके, थीटा के। जब एंगल की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो tan थीटा इक्वल हो जाता है किसके, थीटा के। सो मैं लिख सकता हूं F ओवर R इज इक्वल टू अल्फा। अगर अल्फा बोल रहे हो तो इसको बोलोगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा। F ओवर R इज इक्वल टू अल्फा एंड tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। अल्फा को बोल रहे हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और थीटा को बोल रहे हो एंगल ऑफ रिपोज। तो मैं कह सकता हूं कि when a body moves on an inclined plane, then angle of friction always be equal to angle of repose, right? ये था आपके पास टॉपिक फ्रिक्शन का, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला, व्हाट आर देयर टाइप्स, और फिर आपने ये प्रूव किया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। पेपर में ये सवाल ऐसे आ सकता है शॉर्ट में, डिफाइन फ्रिक्शन, डिफाइन फ्रिक्शन, ऑल्सो प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो लिखोगे कैसे, करोगे क्या, इसके लिए आपको वर्कबुक फॉलो करना पड़ेगा। वर्कबुक के अंदर क्लियरली मैंने मेंशन किया है कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट देना है, किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, कोई एरर ना हो, मैक्सिमम मार्क्स आप ऑब्टेन कर सके। मेरा ख्याल है कि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड की गई, आप उसको देखिए। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास व्हाट्सएप चैनल है, उसके जरिए पूछिए। नहीं तो आखिरी ऑप्शन तो है ही है, लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कीजिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।